नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी। मैडम ऑर्डर क्या करेंगे? वो दरअसल मेरे हस्बैंड आ जाए, वो ऑफिस से डायरेक्ट यहीं आएंगे, पता नहीं घर तो नहीं चले गए। फ़ोन भी नहीं उठा रहे मेरा। मैं देखकर आती हूँ घर से। हाँ अजमल, 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 अजमल। मेरे पिया का कत्ल हो गया है। लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है, तो थोड़े एविडेंस तो जमा करो मलक साहब। उनको 7 बजे आज रेस्टोरेंट आना था। आज हमारे बाहर खाना खाने का प्लान था। मैं 8 बजे तक रेस्टोरेंट में इंतजार करती रही, उनको कॉल भी की, उनके मोबाइल पर बेल जाती रही, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो ऑफिस से घर क्यों आ गए। उन्हें तो रेस्टोरेंट आना था डायरेक्ट। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि उनकी लाश। क्या आपने चेक किया कि घर से क्या क्या कीमती सामान गायब है? अभी तक तो जेवरात नजर आ रहे हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि डाकू क्या क्या ले गए। बज़ाहिर तो ये डकैती में मज़ाहमत पर कत्ल का केस लगता है, लेकिन चूंकि कत्ल की तफ्तीश में हम हर इम्कानात का जायज़ा ज़रूर लेते हैं। अच्छा ये बताएं, मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? अजमल एक बिल्डर थे और बिजनेस में तो दुश्मनियां होती ही है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। जी नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आप कौन? मैं उनकी बेटी सनम, और ये मेरे शौहर हैं मोहसिन। मुझे तो ये डकैती की वारदात लगती है, उन्हें मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया होगा। खैर ये तफ्तीश तो हम कर ही लेंगे। मिसेस अजमल, लाश को सबसे पहले आपने देखा था, इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को क्लियर करना होगा। माइंड नहीं कीजिएगा, ये तफ्तीश का एक प्रोसेस है। क्या मतलब? आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आपके चेहरे और हाथों पर से फॉरेंसिक एविडेंस जमा करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ चलें। हाँ, मैं हर तरह की मदद के लिए तैयार हूँ। चलो मलक। ओ छोटे, यहीं रहते हो? जी बिल्कुल, यही रहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम रज़ा है। अच्छा एक बात बता, इलाके में कुछ चोरी की वारदातों की रिपोर्ट है। सर हमारे इलाके में चोरियाँ बढ़ चुकी हैं और इसी महीने 3 चोरियाँ हो चुकी हैं साहब। जी सर, मैंने चोर को देखा था, शेख साहब के घर से चोरी करते हुए भाग रहा था। कुछ मोहल्ले के लोग उसके पीछे लगे, लेकिन हवाई फायर करता हुआ बच गया।
क्या आप चोर का हुलिया बता सकेंगे? जी मैडम आमना, मैं इंस्पेक्टर फुरकान बोल रहा हूँ। मोहल्ले वालों ने जो हुलिया बताया था वो एक आदी चोर रहमान खान का निकला। हमने उसे अरेस्ट कर लिया है। हाँ, मैं फाइल आपके पास भिजवा रहा हूँ, बाकी कल पेशी है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। आयो साहब, मकतूल अजमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है? योर ऑनर, 15 नवंबर की रात तकरीबन 9 बजे ये वारदात हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अजमल को 9mm पिस्तौल की एक गोली मारी गई, जिसकी वजह से उसकी मौके पे ही हलाकत हो गई थी। जाए वारदात से आपको क्या शवाहिद मिले? योर ऑनर, जाए वारदात पे जब मैं गया तो तकरीबन तमाम दराजें खुली हुई थी। ज्वेलरी बॉक्स तो मौजूद था, मगर बॉक्स के अंदर से तमाम कीमती जेवरात गायब थे। मुलजिमी ने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। आप मुलजिम तक किस तरह पहुंचे? अहले मोहल्ला के मुताबिक इलाके में चोरी की वारदातें कुछ बढ़ गई थी। एक गवाह ने यह भी बताया कि मुलजिम को वारदात से तकरीबन 3 रोज़ कबल किसी शेख साहब के घर से फरार होते हुए देखा गया है। ये वहाँ से भी चोरी करके भागा था? जी। आयो साहब, क्या मुलजिम का पहले से भी कोई पुलिस रिकॉर्ड है? मुलजिम अभी कुछ रोज़ कबल ही डकैती के इल्ज़ाम में 3 साल की कैद काट कर आया है। क्या कोई और शवाहिद, गवाह या सबूत हैं जिससे ये बात जाहिर की जा सके कि मुलजिम का इस वारदात से ताल्लुक है? जी बिल्कुल, वारदात तकरीबन 9 बजे हुई थी और मुलजिम उस गली में लगे हुए एक CCTV कैमरे में फरार होता हुआ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। क्या मुलजिम से आला कत्ल बरामद हुआ? हाँ जी, मुलजिम के पास से एक 9mm पिस्तौल बरामद हुआ है और कत्ल भी 9mm से ही हुआ है। ठीक, और क्या मुलजिम से मसरूका सामान बरामद हुआ? जी नहीं, अभी नहीं। मुलजिम एक आदी चोर है, तो जाहिर है इसके लिंक्स होंगे आगे पीछे। इसने सामान कहीं ठिकाने लगा दिया है। और क्या इसने इस वारदात का एतराफ़ जुर्म किया है? नहीं, मुलजिम एक आदी चोर है। इसी इलाके में ये इससे पहले भी कई वारदातें कर चुका है और उसका एतराफ़ भी कर चुका है। इस वारदात में चूंकि कत्ल हुआ है, इसलिए इसका एतराफ़ करने से परहेज कर रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। That's all, Your Honor। जब पिस्तौल से गोली निकलती है तो गन पाउडर खारिज करती है, जिसके जर्रात जाए वारदात या मुलजिम की जिल्द या कपड़ों पर मिल सकते हैं। फायर अगर फासले से किया गया है तो गन पाउडर की मिकदार कम होती है, और अगर करीब से फायर किया गया है तो गन पाउडर की ज्यादा मिकदार जाए वारदात से मिलती है। गन पाउडर वारदात की तफ्तीश में अहम फॉरेंसिक सबूत फराहम करता है। जनाबे वाला, मैं आईओ साहब से जिरा की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त? जी तो आईओ साहब, आपके कहने के मुताबिक मेरा क्लाइंट मुबैना तौर पर घर की बाउंड्री वाल कूद कर दाखिल हुआ, जबकि आप ही की रिपोर्ट में ये बात भी लिखी गई है कि घर में फौज एंट्री के कोई शवाहिद नहीं मिले। घर का दाखिली दरवाज़ा भी सही साबित व सालिम है और कोई खिड़की भी टूटी हुई नहीं मिली। जज साहब, मुलजिम के पास से एक मास्टर की बरामद हुई है। मेरा ख्याल है दरवाज़ा उसने उसी की से खोला होगा। अच्छा, चलिए ये बताइए कि क्या कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई DNA सैंपल वगैरह भी मिला आपको जाए वारदात से? जज साहब, ये सवाल अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। चलिए ये बता दीजिए कि जो 9mm की पिस्तौल आपने जाए वारदात से बरामद की है, क्या उसकी बैलिस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये बात साबित हो सके कि ये मेरे क्लाइंट की ही पिस्तौल से कत्ल हुआ? नहीं वकील साहब, अभी बैलिस्टिक रिपोर्ट भी नहीं आई है। वाह, क्या तफ्तीश है जनाब। बैलिस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं आई और ये बात साबित भी नहीं हुई। जब तक बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आ जाती आपका चालान मुकम्मल हो ही नहीं सकता आईओ साहब।
और आप तो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मेरे क्लाइंट को मुजरिम साबित करने पर तुले हुए हैं, जबकि रात की तारीकी में ये बात वाज़ेह हो ही नहीं सकती। वकील साहब, मिस्टर अजमल के कत्ल से पहले आपका क्लाइंट मोहल्ले में जितनी चोरियां हुई हैं, इन चोरियों में भी मुजरिम साबित हो चुका है, क्योंकि 2 विक्टिम्स ने आपके क्लाइंट को शनाख्त कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे में भी इसकी तस्वीर साफ नज़र आ रही है। और एक्सपर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सीसीटीवी फुटेज में नज़र आने वाला शख्स ये मुल्जिम रहमान ही है। जिस वक्त बैलिस्टिक रिपोर्ट आ जाएगी उस वक्त मुल्जिम रहमान की जुर्म की तस्दीक हो जाएगी। जज साहब, आईओ साहब मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत फराहम नहीं कर सके हैं, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए। नहीं योर ऑनर, मुल्जिम को जमानत पर रिहाई नहीं देनी चाहिए। ये पहले भी 3 साल की कैद काट कर आया है और उसके बावजूद इसमें किसी किस्म की बेहतरी नहीं हुई। आते ही इसने मकतूल के मोहल्ले में 2 चोरी की वारदातें की हैं, जिसका इसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। पुलिस और इस्तिखासा को पूरा यकीन है कि सर ये कत्ल की वारदात भी इसी ने की है, इसलिए सर इसको जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। ये अदालत मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करती है और इस्तिगासा को इस बात का हुक्म दिया जाता है कि बैलिस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट आइंदा समात पे अदालत में पेश करें। समात मुलतवी की जाती है। मैडम, बैलिस्टिक रिपोर्ट तो आ चुकी है। जाए वारदात से जो हमें खोल मिला है वो मुल्जिम की गन से मैच नहीं कर रहा है। हेड इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि जितने भी मुजरिम होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा असलहा होता है। बहरहाल हमें तफ्तीश का दायरा कुछ बढ़ाना चाहिए। एक मरतबा दोबारा से लिस्ट आउट करें कि मकतूल को कत्ल करने का मोटिव किस किस के पास हो सकता है, और मकतूल के सेलफोन का डाटा भी निकलवाइए और इनके फैमिली मेम्बर्स का ज़रा बैकग्राउंड तो चेक करवा के देखिए। मिसेस अजमल का फ़ोन। हेलो मिसेस अजमल। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से घर आ जाइए, कोई मुझे जान से मारना चाहता है, मेरी जान को खतरा है। अरे एक मिनट, आप घबराएं नहीं, हुआ क्या है मुझे बताएं। मुझे धमकी मिली है, आप फौरन आ जाइए वरना कोई मुझे जान से मार देगा। अच्छा, आप तसल्ली रखें, मैं आता हूँ, ठीक है। खैरियत? ये मिसेस अजमल को किसी ने धमकी दी है। ओहो, आप जा रहे हैं उसकी तरफ? हाँ, मैं बस निकल रहा हूँ। ठीक, मुझे फ़ोन पे इतला कीजिएगा। ज़रूर, मैं निकलता हूँ। सुबह ये कार्ड मुझे दरवाजे के पास से मिला। अजमल के बाद अब तुम्हारी बारी है। भागो भागो भागो। भेजने वाले ने अपना नाम भी नहीं लिखा। हाँ खैर, ये तो जाहिर है जो शख्स जान से मारने की धमकी देगा वो अपना नाम तो जाहिर नहीं करेगा। अच्छा, एक बात बताएं, ये कार्ड आपको किसने भेजा होगा? मुझे क्या पता कि किसने भेजा होगा ये कार्ड। कोई मुझे भी जान से मारना चाहता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी जान को बहुत खतरा है, मुझे बचा लीजिए। आप तसल्ली रखें, हम आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अजमल साहब के तमाम कारोबारी हरीफों को तो हम चेक कर चुके हैं, अब रह गए हैं फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स में तो अजमल साहब का किसी से कोई तनाज़ा नहीं था। तनाज़ा? अजमल का हमारे दामाद से झगड़ा चल रहा था। वो जायदाद में से सारा हिस्सा मांग रहा था और सब कुछ बेचकर कनाडा शिफ्ट होना चाहता था, जिसकी वजह से अजमल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। क्या बात है अजमल, इतना डिस्टर्ब क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊं, मुझे क्या पता था कि मेरा दामाद ऐसा निकलेगा। अब क्या हुआ? अरे मोहसिन ने फिर मुझे एसएमएस भेजा है। खबीस ने लिखा है कि इंसान सारी दौलत कब्र में नहीं लेके जाता, सब यहीं छोड़ के चला जाता है। तो आप भी बात को क्यों इतना बढ़ा रहे हैं? सनम को उसका हिस्सा देकर खत्म कीजिए बात को। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और सनम का ही तो है, मगर मैं मोहसिन पर कैसे एतबार करूं? वो मेरी बेटी को मुझसे बहुत दूर कनाडा लेकर जाना चाहता है। अगर उसने कनाडा जाकर मेरी बेटी को धोखा दे दिया और सारी दौलत पे कब्जा कर लिया तो आप सनम से बात कीजिए कि उसका शौहर ये सब कुछ क्या कर रहा है।
मैं सनम को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, लेकिन अब मुझे उसे एतबार में लेना ही पड़ेगा। मगर अजमल को तो अपनी बेटी से बात करने की तो मोहलत ही नहीं मिली। अगर मिस्टर अजमल की मौत का जिम्मेदार ये मोहसिन है तो इसे हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। दो 2015 में पाकिस्तान में कत्ल की कुल 13,276 वारदातें हुई। पंजाब में 5,953, सिंध में 3,252, खैबर पख्तूनख्वा में 3,184, बलूचिस्तान में 615, इस्लामाबाद में 144 और आज़ाद कश्मीर में कत्ल की कुल 77 वारदातें रिकॉर्ड हुई। मैडम, ये मैंने फॉरेंसिक लैब से टेस्ट कराया है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को भी दिखाया। इस पे कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई डीएनए हमें मिला नहीं। कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं मिले। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भी दिखा दिए। अजमल के बाद अब तुम्हारी बारी है। भागो भागो भागो। वेरी इंटरेस्टिंग। इसने बार कोड काट दिया है ताकि मालूम ना हो सके कि ये कहाँ से ख़रीदा गया है, और हैंड डिलीवर किया गया। अच्छा, बंद भी नहीं किया एनवेलप ताकि कोई सलाइवा ना लगे जिससे डीएनए ट्रेस हो सके। चालाकी से काम किया गया है, देखना। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही थी ना कि बहुत ज़रूरी है दोबारा से हम एक मर्तबा लिस्ट आउट करें कि मकतूल को कत्ल करने का मोटिव किस किस के पास हो सकता है। मैडम, मैंने मालूमात की है। की सारी बात से तो मकतूल के दामाद मोहसिन पर भी शक जाता है। अब पता नहीं ये धमकी आमेज कार्ड मोहसिन ने भेजा है या जो दो और लोग हैं जिन पर शक जा रहा है। ये कार्ड दिखाना शहरूज। अभी भी हम एक काम कर सकते हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ इसके पीछे प्रिंटर का नाम लिखा हुआ है। जी जी। हम प्रिंटर से जाके मालूम कर सकते हैं कि ये कार्ड कौन कौन सी बुक शॉप्स पर सप्लाई किया गया है, और स्पेशली मकतूल के घर के पास के एरिया में जो बुक शॉप्स हैं वहाँ पर भी चेक कीजिए। सीसी कैम भी लगे होते हैं उन बुक शॉप्स पे, शायद नज़र आ जाए कोई जान पहचान की शक्ल जिसने ये कार्ड ख़रीदा हो। हाँ मैडम, बिल्कुल हो सकता है। मिस्टर मोहसिन, तुम चाहते थे कि अजमल साहब तुम्हारी बीवी का हिस्सा तुम्हें दे दें ताकि तुम अपनी मिसेस के साथ कनाडा शिफ्ट हो सको। ये आपको किसने कहा? तुम्हारी सास से ही पता चला है। क्यों, गलत है क्या? नहीं, मगर अजमल साहब का कहना था कि जब मैं मरूंगा तो सबको उनका हिस्सा मिल जाएगा। अजमल के फ़ोन रिकॉर्ड से तुम्हारी और अजमल की इस हवाले से कन्वर्सेशन हमें मिली है। मगर ये कोई इतना ख़ास झगड़ा नहीं था, आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। और जब उनका कत्ल हुआ उस वक्त तो मैं क्लाइंट के साथ एक मीटिंग में मसरूफ़ था, आप तस्दीक कर सकते हैं। मोहसिन, तुम पापा से मेरा हिस्सा मांग रहे थे और मुझे पता भी नहीं। पापा ने भी मुझे नहीं बताया कि तुमने किस कदर घटिया हरकत की थी। मैंने कोई गलत बात नहीं की।
और वो तुम्हारे पापा थे, और अब भी तो तुम्हें उनकी जायदाद में से हिस्सा मिलेगा ना। और तुम तो जानती हो मेरा सारा बिजनेस ठप होके रह गया है, और मैं तुम्हारे साथ कनाडा में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तुमने गलत काम ये किया कि मुझे अंधेरे में रखा। क्या तुम्हें पापा से जायदाद की बात करते हुए मुझे एतमाद में नहीं लेना चाहिए था? अगर तुम मुझे कन्विंस करते तो मैं खुद पापा से इस मामले में बात करती, मगर तुम तो पापा से इस मामले में लड़ रहे थे। पापा भी क्या सोचते होंगे? तुमने तो मेरे मरहूम बाप की रूह के आगे मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। बस बस बस, ये अपने घरेलू झगड़े बाद में निपटाना। मोहसिन, फिलहाल तुम्हें मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। मगर क्यों? मेरा अपने ससुर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो उस वक्त... बस करो, ये सारी बातें चल के थाने में करना। चलो मेरे साथ। मैडम, वो जिसने धमकी वाला कार्ड मिसेज अजमल को भेजा था ना, उसका पता चल गया है? जी जी बिल्कुल, हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। कल इंशाल्लाह कोर्ट में पेश करेंगे। हर प्रोडक्ट पर ज़ेब्रा लाइंस के साथ मुख्तलिफ नंबर लिखे होते हैं, जिसे बार कोड कहा जाता है। हर बार कोड बताता है कि ये कोड कहां से जारी हुआ है, इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है और ये प्रोडक्ट क्या है। 2D बार कोड एक खास स्कैनर से स्कैन होता है, जिसे 2D इमेजर कहते हैं। ये स्कैनर सिर्फ उफकी तौर पर बार कोड पढ़ सकता है। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद ये बात साबित हो गई कि मुल्जिम रहमान की पिस्टल से ये वारदात नहीं हुई थी। सर, इसके बाद पुलिस और इस्तिखासा ने मोटिव्स की बुनियाद पर एक नई सस्पेक्ट लिस्ट बनानी शुरू की। तो 2 अफराद शक के दायरे में आए। एक तो मकतूल की बेवा सानिया, क्योंकि जब सानिया का बैकग्राउंड चेक किया गया तो मालूम हुआ कि सानिया की मकतूल अजमल से ये पहली शादी नहीं थी। मैडम, मैंने मालूमात की है और ये मालूम हुआ है कि ये सानिया मिस्टर अजमल की दूसरी बीवी है। अच्छा, जबकि सानिया की भी ये दूसरी ही शादी है। सनम मिस्टर अजमल की बेटी है और ये इनकी पहली बीवी से थी। अच्छा मैडम, हैरत की बात यह है कि सानिया के पहले शौहर की मौत भी कोई तबाही नहीं थी, इसने खुदकशी किया था। मैडम, एक नई बात यह भी है कि सानिया का जो पहला शौहर था वो लेफ्ट हैंडर था, जबकि उसका जो गन शॉट हुआ है वो राइट हैंड साइड से हुआ है। पुलिस को शक था कि ये खुदकशी नहीं, कत्ल की वारदात है, और इसका पूरा शक सानिया के ऊपर था। मगर इसका एक कज़न पुलिस अफसर था, उसने सानिया को बचा लिया। हालांकि तफ्तीश में बहुत से झोल थे, इसके बावजूद उस केस को खुदकुशी का केस करार देके बंद कर दिया गया। मालूमात से ये पता चला कि सानिया के एक कज़न उस वक्त के मुतल्लिका थाने में काम करते थे और उन्हीं की मुदाखलत से ये केस बंद कर दिया गया। योर ऑनर, ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता था कि सानिया का पहला शौहर भी तबई मौत नहीं मरा और दूसरा भी कत्ल हो गया। सानिया पर शक गहरा होने के बाद जब सानिया के कंप्यूटर को चेक किया गया तो मालूम हुआ कि मौसूफा पिछले कुछ अरसे से एक खास इंफॉर्मेशन को सर्च कर रही थी और वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड थी उन अद्वियात से जो मकतूल अजमल के ज़ेरे इस्तेमाल थी। सानिया साहिबा ये मालूम करना चाहती थी कि इन अद्वियात के ओवरडोज के क्या असरात हो सकते हैं। सानिया को इस इंफॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत थी, ये भी एक सवालिया निशान था। इसके अलावा हमें मकतूल के घर से कुछ चेक बरामद हुए। वो चेक्स जो सानिया के नाम पर कटे हुए थे और बहुत बड़ी अमाउंट के थे, और उन पर जो सिग्नेचर्स थे वो साफ लग रहा था कि वो जाली सिग्नेचर्स हैं, वो मकतूल अजमल के सिग्नेचर्स नहीं हैं। और इसी दौरान जबकि सानिया के गिर्द शक का दायरा तंग होता जा रहा था, एक नया वाकया रूनुमा हुआ। सानिया को किसी ने एक धमकी आमेज कार्ड भेजा। उस कार्ड पर यह दर्ज था कि अजमल को तो कत्ल कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, जितना दूर भाग सकती हो भागो। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जिसने ये धमकी आमेज कार्ड भेजा था उसने बहुत चालाकी से और एहतियात से ये कार्ड भेजा था कि किसी तौर से भी ये कार्ड उस तक ट्रेस ना हो सके। उस
कार्ड का बार कोड तक काट दिया गया था ताकि ये भी मालूम ना हो सके कि ये कार्ड किस दुकान से खरीदा गया है। योर ऑनर, उसके बाद सस्पेक्ट लिस्ट में एक और इंसान का नाम आया कि वो कौन हो सकता है जिसको सानिया से भी दुश्मनी थी। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान हमें ये मालूम हुआ कि मकतूल अजमल के दामाद मोहसिन का भी कुछ झगड़ा चल रहा था और वो प्रॉपर्टी के हवाले से था। मकतूल के दामाद मोहसिन साहब ये चाहते थे कि अजमल साहब अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद बेचकर अपनी इकलौती बेटी वो उसका हिस्सा दे दे, क्योंकि मोहसिन साहब कनाडा के लिए इन्वेस्टर की बेसिस पर इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते थे और उसके लिए उन्हें पैसा दरकार था। लेकिन अजमल साहब अपनी इकलौती बेटी को अपने से दूर नहीं देख सकते थे, इसलिए वो जायदाद में हिस्सा देने पर राजी नहीं हो रहे थे और इसी बात को लेकर दामाद और ससुर में कशीदगी चल रही है। योर ऑनर, इस केस की इब्तदा में हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी जिससे मुल्जिम रहमान पर शक हुआ था और फिर हमें एक और सीसीटीवी फुटेज मिल गई जिससे हमें मालूम हो गया कि वो धमकी आमेज कार्ड असल में किसने खरीदा था। उसी स्टोर के सीसी कैम ने कैप्चर कर लिया उस इंसान को जिसने ये कार्ड खरीदा था। इस फुटेज के बाद पुलिस ने उस इंसान को जेरे हिरासत ले लिया और उसने इकरारे जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, इस सीसीटीवी कैम की फुटेज अदालत में जमा करा दी गई है और मैं इस फुटेज में नजर आने वाले मुल्जिम को भी अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिम को पेश किया जाए। मुल्जिमा सानिया, ये इतराफी बयान तुम रज़ाकाराना तौर पर दे रही हो? किसी दबाव या तशद्दुद के खौफ से तो नहीं दे रही? नहीं जज साहब, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अजमल के कत्ल का गुनाह तो मुझसे जरूर हुआ है, लेकिन पहले शौहर के कत्ल का इल्जाम मुझ पर गलत है। शाहिद का कातिल तो आज तक नहीं मिल सका। मैंने अजमल के साथ नेक नीति से शादी की थी, वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन पैसों के मामले में मुझे बहुत तरस आता था, बहुत तंग करता था वो। पहले शौहर की जायदाद में से मुझे जो कुछ भी मिला था वो सब खत्म हो चुका था। अजमल मुझे कुछ नहीं देता था, तो फिर मैंने अजमल के नाम से जाली चेक्स बनाना शुरू कर दिए। लेकिन जब अजमल को इस बात का इल्म हुआ तो वो मुझे तलाक देने पे तुल गया था। अच्छा, तो ये तुम हो जो मेरे जाली साइन करके बैंक से पैसे निकलवाती रहती हो? दरअसल आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। शट अप! मेरे सामने तुम साइन कर रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, आपकी सिग्नेचर कर दी। जब आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो रोड पर बैठ करके भीख मांगूंगी मैं। तुम्हारे तो अखराजात हैं जो पूरे ही नहीं होते हैं। कितने मालदार हो, इतनी रकम क्या अपनी कब्र में लेकर जाओगे? हाँ, कब्र में लेके जाऊंगा, मगर इससे पहले तुम इस घर से जाओगी। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। अभी वकील को फोन करता हूँ, तलाक के पेपर तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। और हक में सिर्फ 5,000 रुपए था। और फिर मेरी नियत में फतूर आ गया। मैंने अजमल को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया ताकि उसकी जायदाद पर कब्जा कर सकूं।
सामान पैक कर लिया तो चलो निकलो यहाँ से। तलाक के पेपर तुम्हें 2-1 दिन में मिल जाएंगे। ये क्या है? पिस्तौल हटाओ इसे। अरे चल जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से, लेकिन जाएगा तो तू इस दुनिया से। उसके बाद मैंने खूनालूद कपड़े तब्दील किए और रेस्टोरेंट आकर बैठ गई। खूनालूद कपड़े और पिस्तौल मैंने रास्ते में ठिकाने लगा दिए थे। उसके बाद जब पुलिस को मुझ पर शक हुआ तो मैंने धमकी वाले कार्ड का ड्रामा किया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं खुद इस कार्ड का शिकार हो जाऊंगी। जज साहब, मेरी गलती माफ करने के तो लायक नहीं है, लेकिन मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिमा सानिया के एतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल अजमल का कत्ल उसकी बीवी सानिया ने ही किया है। लिहाजा यह अदालत मुल्जिमा सानिया को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम रहमान को इस मुकदमे से बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।